नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास और यह जो अंक है प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर जो है वो बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स माइंड मैप पर आधारित पर यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। और यह देखें जो भारत का इतिहास जिसके अंतर्गत हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं वह लेक्चर जो है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ARO एग्जाम 2023 की अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा देखें तो बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी, यूपीटीपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेट 2025। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में टीजीटी पीएचडी 2022 के लिए भी यह लेक्चर भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं। इस लेक्चर में देखें तो यह बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट से इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखें जो जानकारी दी जा चुकी है लेक्चर के रूप में, इसमें देखें प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सर्च करके इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत ये जो भी टॉपिक दिखाए गए सारे टॉपिक में जो ऊपर के टॉपिक है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल में जा करके यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। इसमें देखें जो वर्तमान लेक्चर हम कवर कर रहे हैं उसमें स्वतंत्रता आंदोलन को हम देख रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को जो है तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम चरण द्वितीय चरण को हम चर्चा विस्तार कर चुके हैं और तृतीय चरण जो गांधी युग के नाम से जाना जाता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और वह भी आखिरी चरण में गांधी युग का भी आखिरी चरण हम देख रहे हैं वर्तमान लेक्चर में। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पूर्व कल के लेक्चर का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव दो हैं, यानी देखें अगस्त क्रांति जो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है जो 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है, जबकि देखें अगस्त प्रस्ताव जो है यह आपका जो है यह जो वायसराय था लिन लिथगो द्वारा घोषित अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। और जबकि अगस्त क्रांति को देखें तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसमें जो है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ये शुरू होती है। इसमें 14 जुलाई 1942 को संघर्ष गांधीवादी प्रस्ताव जो वर्धा बैठक में इसकी स्वीकृति होती है। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया जाता है, इस पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा कर लिया गया है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो इन डू या डाई का नारा दिया था। नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था, यानी जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, जबकि इसका सपोर्ट देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसको 8 अगस्त 1942 को स्वीकारा गया था और उसको एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को इसको शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई मौलाना आज़ाद अध्यक्ष थे, यानी देखिए 1940 यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, तो 1940 से लेकर 1946 तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। सबसे लंबे समय तक सबसे युवा भी यही रहे हैं, जो कि 1923 में जो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे मौलाना आज़ाद जी। और त्रिपुरी संकट के समय जो है मौलाना आज़ाद जी अपना नाम वापस ले लिए थे, तो गांधी जी ने सीतारमैया को जो है सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया था। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। आंदोलन के प्रसार को भी हमने देख लिया था कि इसमें ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे नेताओं को गिरफ्तार करने के कारण यह आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया था। और इसमें देखें तो प्रमुख केंद्र में पूर्वी यूपी, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक था। इसमें भूमिगत कार्य के नेता यह महत्वपूर्ण रूप से रहे। कांग्रेस रेडियो उषा मेहता और लोहिया संबंधित रहे। कांग्रेस प्रसारण स्टेशन मुंबई नासिक में आम जनता उद्योगपति छात्रवादी ने पूर्ण सहयोग किया। जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता का गठन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा समानांतर सरकार जो बलिया में चित्तूर पांडे और तामलुक और सतारा में किया गया था, सतारा में सबसे दीर्घजीवी रूप में था, इसमें हमने चर्चा कर लिया है। और गांधी जी के अन्य आंदोलनों की अपेक्षा इसमें अधिक हिंसा हुई थी, फिर भी गांधी ने आंदोलन वापस नहीं लिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन के दमन पर गांधी जी ने आगा खा पैलेस जो पूना में 10 फरवरी 1943 को उपवास रखा था। तो इसी में देखें जो फरवरी 1943 में 10 फरवरी 1943 को आगा खा पूना में जो गांधी जी ने उपवास रखा था, इस उपवास के कारण देखें तो इसमें
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था। गांधी जी के उपवास के निम्न उपलब्धियां रही, यानी उपलब्धियां कौन सी थी उसको चर्चा कर लें। जनता के मनोबल में वृद्धि हुई, गांधी जी ने उपवास रखा, इससे जनता के मनोबल में वृद्धि हुई, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं अब प्रखर हो गई। इसने राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान किया। सरकार की सर्वोच्चता एवं दम्भ की प्रवृत्ति का खुलासा हो गया। इसमें ध्यान दें कि सरकार गांधी जी से किसी प्रकार के समझौता करने के पक्ष में नहीं थी तथा वो यह मानकर चल रही थी कि उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी और उसकी साम्राज्यवादी नीति का सबसे बड़ा कंटक दूर हो जाएगा। किंतु गांधी जी हमेशा की तरह अपने विरोधियों को मात दे दी तथा मरने से इनकार कर सरकारी मंसूबों को पानी फेर दिया था। गांधी जी की जो है इस उपवास में मौत नहीं होती जैसा कि अंग्रेज चाहते हैं। इसी दौरान देखें 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, तो 23 मार्च 1943 को, क्योंकि मुस्लिम देखें तो इसमें सपोर्ट कर रहे थे सरकार का, यानी ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद के घटनाक्रम में देखें तो 1943 का अकाल आता है, यानी 1943 में एक भीषण अकाल आता है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो 1943 इस अकाल में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। इसमें तामलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, त्रिपुरा तथा नोआखाली सम्मिलित थे। अनुमान है कि इस मानव निर्मित भीषण अकाल में, इंपॉर्टेंट है कि अनुमान है कि इस मानव निर्मित यानी मानव निर्मित प्रकृति निर्मित भीषण अकाल नहीं था, में 15 से 30 लाख लोग काल के ग्रास बन गया था, मर गए। मरने वालों में अधिकांशतः महामारी, यानी इसमें महामारी कौन सी आई थी अकाल में, मलेरिया, हैजा तथा चेचक, कुपोषण एवं भूख के कारण मारे गए। इस भयानक दुर्भिक्ष के निम्न कारण थे। इसमें कारण क्या थे अकाल का? जो महत्वपूर्ण कारण देखें मानव निर्मित था। युद्ध प्रचार एवं युद्ध व्यय के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ गई थी, यानी खाने पीने की वस्तुएं कम हो गई थी। बर्मा एवं दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात बंद हो गया था। राहत कार्य विलंब से प्रारंभ हुए तथा ये पर्याप्त नहीं थे। केंद्रीय सरकार ने इसे प्रांतीय जिम्मेदारी कर कोई सहायता नहीं की। सहायता कार्य मुख्यतः बड़े शहरों में ही चलाया गया। धन के अभाव के कारण सहायता कार्य सीमित रहे। इन सभी कारणों से दुर्भिक्ष की भयानकता बढ़ गई। इसी बीच देखें तो राजगोपालचारी जी का फार्मूला 1944 में आता है, इसको हमने ऊपर देख लिया था। यानी आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की चर्चा करते समय हमने देखा था द वे आउट पम्पलेट सी राजगोपालचारी द्वारा संवैधानिक गतिरोध दूर करने हेतु जारी किया गया था। इसे CR फार्मूला यानी राजगोपालचारी फार्मूला, जो कि जुलाई 1944 में आया था। यानी ये देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन और 1943 के भीषण अकाल जो मानव निर्मित था, उसके बाद ये फार्मूला आता है राजगोपालचारी जी का फार्मूला। तो इसमें इसी बीच संविधान गतिरोध को हल करने के प्रयास के बराबर चल रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तिगत प्रयास इनका था, सी राजगोपालचारी जी का। इसमें सी राजगोपालचारी कौन थे इस पर मैंने पूर्व में चर्चा कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो राजगोपालचारी चक्रवर्ती, इनका समय 1879 यानी का जन्म जो 1879 में, इनकी मृत्यु 1972 में होती है। एक तमिल ब्राह्मण थे, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी जो कई बार महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। मद्रास के मुख्यमंत्री बने, यानी ध्यान देना है कि मद्रास के मुख्यमंत्री बने 1937 से 1939 यानी स्वतंत्रता से पूर्व था। स्वतंत्रता के बाद देखें तो 1946 से 1947 तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। भारत के गवर्नर जनरल रहे, यानी 1948 से 1950 तक स्वतंत्र दल के संस्थापक भी रहे। यानी भारत के गवर्नर जनरल, यानी देखें एकमात्र जो है भारत के ये गवर्नर जनरल रहे 1948 से 1950 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा था आज़ाद हिंद फौज यानी INA इंडियन नेशनल आर्मी थी। इसी से मिलकर जुलता जो एक संगठन था IRA था, यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी, जिसकी स्थापना जो है वो सूर्यसेन, जिनका उपनाम मास्टरदाता, ने किया था। चटगांव जो लूटकांड था उससे संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। INA का गठन देखा कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित किया गया था, जबकि इसकी घोषणा जो आज देखें तो रास बिहारी बोस जी ने किया था। और इसकी जो है इनको सेनापति 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस के सेनापति बने थे। और उसी दिन जो इन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था और इसका मुख्यालय जो है पहले सिंगापुर था। इसके बाद इसका स्थानांतरित करके 1943 में ही रंगून कर दिया गया था। इसमें धुरी राष्ट्र जो थे जर्मनी, जापान, इटली आदि ने इस सरकार का समर्थन किया था, जबकि मित्र राष्ट्रों ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो ये सारी जानकारी हम पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं, आप देख सकते हैं इसको। यानी इस घटनाक्रम में हमने देखा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी उपवास करते हैं, इसके बाद 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 1943 में अकाल आता है। इसके बाद देखें तो 1944 में जो है CR राजगोपालचारी जी का फार्मूला आता है, यानी राजगोपालचारी फार्मूला 1944 में आता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि CR दास दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने देखें तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था और जिनको देश बंधु के नाम से जानते हैं, जबकि दीन बंधु एंड्रीज गांधी जी ने कहा था, एंड्रूज को दीन बंधु कहा था, जबकि CR दास जो है देश बंधु के नाम से जानते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। CR दास जी, यहाँ पर CR राजगोपालचारी जी के बारे में चर्चा करें तो ये 10 जुलाई 1944 को इनका फार्मूला आया था। ये व्यक्तिगत फार्मूला था जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था।
और ध्यान दें कि ये CR फार्मूला जो है अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी ने इस फार्मूले का समर्थन किया था। इस फार्मूले की मुख्य विशेषताएं देखें तो मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, प्रांत में अस्थायी सरकार को स्थापना कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करें इत्यादि इसमें शामिल थे। इसके बाद देखते हैं जो महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं घटनाक्रम के रूप में। यानी ये नोट्स में सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, तो आज के लेक्चर पर लौटने से पूर्व सारे पूर्वावलोकन को आप एक पुनः बार देख सकते हैं। इसमें देखें पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 का था, अगस्त प्रस्ताव 1940 का अगस्त 1940 में आता है। इसकी मुख्य बातों को भी इसमें शामिल किया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 का क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। इसी की असफलता के बाद जो है, यानी इसको देखें तो कांग्रेस और लीग दोनों अस्वीकार कर देते हैं और ये इसकी असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन की प्रगति में प्रसार को हमने विस्तार समझ लिया। आज इसमें देखते हैं देसाई लियाकत फार्मूला 1945, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद के क्रम में हमने समझने का प्रयास किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी उपवास करते हैं। उपवास के बाद देखें तो बंगाल में मानव निर्मित जो है भीषण अकाल आता है, जिसमें देखें तो 15 से 30 लाख लोग जो है इनकी मृत्यु होती है, काल के गाल में संभाल जाते हैं। इसके बाद राजगोपालचारी जी का व्यक्तिगत फार्मूला आता है, जो कि देखें अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पाकिस्तान की मांग को यही राजगोपालचारी फार्मूला स्वीकार करता है और इसको गांधी जी ने सपोर्ट भी किया था राजगोपालचारी फार्मूले को, जिस पर हमने पूर्व में चर्चा कर लिया है। तो इस सब सारी गतिविधियों के बाद देखते हैं तो इसमें देसाई लियाकत फार्मूला जनवरी 1945 का अगला घटनाक्रम इसमें शामिल होता है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें ध्यान दें तो अभी गतिरोध को दूर करने के प्रयास चल रहे थे, यानी इसमें जो गतिरोध था उसको दूर करने के प्रयास चल रहे थे। इन्हीं प्रयासों के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई, यानी ये देसाई लियाकत जो फार्मूला है इसमें देसाई जो हैं वह भूलाभाई देसाई हैं, यानी कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई केंद्रीय विधानमंडल में ही मुस्लिम लीग के उपनेता कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम लीग के नेता जो थे वह लियाकत अली खां, ये मुस्लिम लीग से थे, ये कांग्रेस के थे। खां से मिले, यानी लियाकत अली खां से मिले था। दोनों ने मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन तो एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव के प्रावधान जो था उसमें देखें तो अंतरिम सरकार में कांग्रेस था मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे, लेकिन इस समझौता प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य कोई सहमति होने की बात तो दूर रही, दोनों के मध्य मतभेद और गहरे हो गए। बाद के वर्षों में इस मतभेद का व्यापक प्रभाव हुआ था, विभाजन की घोषणा और पुष्ट हो गई। चलिए इसमें देखते हैं इसके नोट्स के अंतर्गत इसमें जो जानकारी दी गई देखें तो भूलाभाई देसाई कांग्रेस के नेता ने लियाकत अली मुस्लिम लीग से मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन तो प्रस्ताव तैयार किया था। इसमें देखें तो लीग एवं कांग्रेस के बीच इस पर समझौता नहीं बना, बल्कि मतभेद और बढ़ गए। यानी ध्यान देने की समझौता से जो है दोनों, यानी लीग और कांग्रेस के समझौता तो होना दूर की बात है, बल्कि मतभेद और बढ़ गए। यह इसमें इंपॉर्टेंट है देसाई लियाकत फार्मूला जनवरी 1945 का। इसमें देखें जो देसाई लियाकत समझौता था उसकी मुख्य बातें क्या थी, हालांकि हमने शुरू में ही चर्चा कर लिया था, लेकिन इस नोट्स में देखें इसमें मुख्य बातें क्या है। तो मुख्य बातें जो थी देसाई लियाकत समझौता की जो मुख्य बातें थी, यानी जनवरी 1945 की मुख्य बातों को देख लें तो इसमें यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे, 20% स्थान अल्पसंख्यकों हेतु सुरक्षित रहेंगे। तो ये इसकी मुख्य बातें थी देसाई लियाकत फार्मूला जनवरी 1945 का। इसके बाद देख लेते हैं बेबल योजना, यानी घटनाक्रम के रूप में अगला जो घटनाक्रम होता है वो बेबल योजना 4 जून 1945 का है। तो इसको समझ लेते हैं और इसकी मुख्य बातों को शामिल करते हैं। तो इसमें ध्यान दें बेबल योजना 4 जून 1945 का। इसमें महत्वपूर्ण यह कि यद्यपि मई 1945, यानी ये 4 जून 1945 का, लेकिन इससे पूर्व देखिए मई 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी बना हुआ था। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में कंजर्वेटिव सरकार यह चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह हल कर लिया जाए। यानी जो ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? चर्चिल के नेतृत्व में कंजर्वेटिव सरकार आ गई थी। इसलिए वायसराय लॉर्ड वेवल, यानी उस दौरान जो है भारत का वायसराय लॉर्ड वेवल, यानी जो लॉर्ड लिथिंगो था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उसको हटा करके लॉर्ड वेवल को भारत का वायसराय बनाया गया था। इसलिए वायसराय लॉर्ड वेवल ने यह कहा कि वे इस संबंध में भारत के नेताओं से विचार विमर्श कर समझौते का प्रयास करेंगे। जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी को ऑपरेशन जीरो के तहत जेल में डाल दिया गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। यानी इसमें थोड़ी सी और जानकारी देखें तो यह है कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिन निथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, वायसराय नियुक्त किया गया था।
उन्होंने गतिरोध को समाप्त करने का एक और प्रयत्न किया। मार्च 1945 में इंग्लैंड विचार विमर्श के लिए गए, यानी वेवल कहाँ गया 1945 में? इंग्लैंड विचार विमर्श करने के लिए गया। 14 जून को उसने अपने विचार विमर्श के परिणामों से जनता को एक रेडियो प्रसारण द्वारा अवगत कराया। भारत राज्य सचिव, यानी उस दौरान जो भारत का राज्य सचिव कौन था, लॉर्ड एमरिक ने कामन्स सभा में इसी प्रकार का वक्तव्य दिया और कहा कि मार्च 1942 का प्रस्ताव पूर्ण रूपेण फिर भी उपस्थित था। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि जो वेवल योजना है, यह सरकार क्यों इस समस्या का समाधान करना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटेन में जो देखें तो चर्चिल के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी थी, लेकिन 1945 के मध्य में, यानी जून 1945, यानी 1945 का मध्य ही है, तो 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाले थे। कंजर्वेटिव, यानी कंजर्वेटिव से जो चर्चिल था या उसकी जो सरकार थी, यह चाहती थी कि समस्या के समाधान हेतु गंभीर प्रयास किए जाए। विभिन्न राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करें। सरकार भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा मोड़ना चाहती थी जहां वह अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो सके। तो वेवल योजना क्या है, इसमें देखें तो सरकार की ओर से जब तक नया संविधान न बने, यानी वेवल योजना क्या है या प्लान क्या है, तो सरकार की ओर से जब तक नया संविधान न बने, वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। इसी उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। वेवल योजना जो थी इसी पर आधारित थे। तो इसमें था, वेवल ने 25 जून को शिमला में सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य नेताओं ने भाग लिया था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मौलाना आज़ाद थे, यानी शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? मौलाना आज़ाद जी थे। क्योंकि हम देखें तो 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यही मौलाना आज़ाद जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि ग्रुप में से पार्टिसिपेट किए थे। वेवल ने खुद शिमला सम्मेलन को असफल मानकर समाप्त कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि वेवल ने शिमला सम्मेलन को खुद असफल या फेल्ड मानकर इसको समाप्त कर दिया, वेवल योजना को। चर्चिल द्वारा लिन लिथगो के बजाय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवल को बनाया गया, यानी चर्चिल ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री चर्चिल था, जो कंजर्वेटिव पार्टी से था, इसने हमने देखा कि जो विश्व युद्ध के दौरान जो वायसराय लिन लिथगो था, इसके स्थान पर लॉर्ड वेवल को वायसराय, भारत का वायसराय बनाया था। कांग्रेस ने भी योजना का विरोध किया था, यानी कांग्रेस ने भी वेवल योजना का विरोध किया, जबकि वेवल ने खुद इसको असफल मानकर समाप्त कर दिया था। इसमें देखिए तो मुस्लिम लीग ने मौलाना आज़ाद को परिषद का कांग्रेस सदस्य बनाने का विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने मौलाना आज़ाद को परिषद का कांग्रेस सदस्य बनाने का विरोध किया था, यानी इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि कौन थे? यही मौलाना आज़ाद थे, जो उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। और इसके अंतर्गत देखें तो इसके मुख्य बातें क्या थे, यानी वेवल योजना 4 जून 1945 की मुख्य बातों को इसमें शामिल करते हैं, यानी इसकी मुख्य बातों में शामिल करते हैं। तो देखें, अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे। इस योजना में था, परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान था कि पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। यद्यपि गवर्नर जनरल का निषेधाधिकार यानी वीटो पावर समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। यानी कहने का आशय यह होगा कि इसमें गवर्नर जनरल का निषेधाधिकार यानी वीटो पावर समाप्त नहीं किया गया, परंतु इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं बताया गया, इसमें इसकी मुख्य बातों में शामिल किया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी मुख्य बातों के नोट्स में, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे, इसमें प्रावधान किया गया था। परिषद में हिंदू मुस्लिमों की संख्या बराबर रही जाएगी, ऐसा इसमें बातें शामिल की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यह भी वेवल योजना में शामिल था। गवर्नर जनरल का वीटो पावर बना रहेगा, परंतु इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा, ऐसा इसमें बातें शामिल थी वेवल योजना में। जबकि इसको देखें तो वेवल ने खुद यानी वेवल योजना की यह बातें थी, यानी इसमें शिमला सम्मेलन में ही ये वेवल योजना प्रस्तुत किया गया था। तो वेवल ने खुद शिमला सम्मेलन को असफल मान दिया था, वेवल योजना ये जो थी इसको असफल वेवल ने खुद माना, और जबकि जो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था वेवल योजना का। अब इसको थोड़ा देखें तो कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था और मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध किया था, इसे समझ लें। तो कांग्रेस का पक्ष इसमें था, कांग्रेस ने यह कहकर वेवल योजना का विरोध किया था कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह मांग भी रखी थी कि उसे अधिकार दिया जाए कि वो अपने सदस्यों के मनोनयन की सभी सांप्रदायिक सदस्यों को मनोनीत कर सकें।
और मुस्लिम लीग ने इसका क्यों विरोध किया था? तो मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान इसमें नहीं होना चाहिए। लीग को इस बात का भय था कि यदि सूची में अल्पसंख्यक वर्ग यानी अनुसूचित जातियों, सिखों और ईसाइयों के प्रतिनिधि जिनका लक्ष्य वही था को जो कांग्रेस का था शामिल हुए तो प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण यह बात थी कि पंजाब के संघवादी दल के मलिक खिजर हयात खां जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, बेवल उन्हें कार्यकारिणी में रखना चाहता था। इसमें बेवल की भूल क्या थी, यानी बेवल ने खुद इसको असफल क्यों माना? तो बेवल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। यानी इसमें बेवल खुद इसको फेल्ड मानता है, इससे मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। इसमें लीग और सुदृढ़ होकर उभरी, जिसका प्रमाण 1945-46 के चुनाव में मिल गया। बेवल के कदम से जिन्ना की स्थिति में भी अत्यधिक सुधार आया था। इसने ब्रिटेन की चर्चिल के नेतृत्व वाले कंजर्वेटिव सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया। थोड़ा और इसमें जानकारी ऐड करते हैं अन्य सोर्स के माध्यम से। तो इसमें देखें जो शिमला सम्मेलन था, यानी 25 जून को शिमला में सम्मेलन बुलाया गया था। तो इसमें देखें ये 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक ये चला था। यानी 25 जून से लेकर के यानी 5 यह 14 यानी 19 दिन ये जो है शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। शिमला सम्मेलन 25 जून को शुरू हुआ था, 14 जुलाई तक ये चला था। वायसराय बेवल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया था। ध्यान देना है कि 19 दिन चला था और 21 नेताओं को इसको आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे, इसमें थोड़ा नाम देख लेते हैं कि शिमला सम्मेलन में कौन कौन नेता भाग लिए थे। तो सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता में जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट इसमें किए थे। तो अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां जो लाल कुर्ती और सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किदाई खिदमतगार के नाम जो इन्हीं का एक संगठन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। खान अब्दुल गफ्फार खान पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो नमक आंदोलन और सहयोग अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये ज़्यादा सक्रिय थे। इसके बाद तारा सिंह था इस्माइल खां। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिमंडल का नेतृत्व तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ध्यान देना है कि इस शिमला सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे, यानी शिमला में उपस्थित रहे लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किए। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रुख 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले शिमला सम्मेलन में असफलता का प्रमुख कारण बना। यानी प्रमुख कारण यही था कि मुस्लिम लीग का जो अड़ियल रवैया था, वो अड़ियल रवैया क्या था कि वह यह चाहती थी कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं मुस्लिम लीग करे, जो कि असफलता का प्रमुख कारण बना। कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेवल योजना असफल रही। अतः वेवल ने 14 जुलाई 1945 सम्मेलन को विफलता की घोषणा कर दी थी। इसके बाद भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945 में आते हैं। इसको हमने आगे देखना है, यानी आम चुनाव 1945 को यहाँ समझ लेते हैं। तो 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जैसा कि हमने देखा था कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जो है वह नागासाकी पर एटम बम से हमला करता है अमेरिका। इसके बाद देखें तो जो है 18 अगस्त को जो है रहस्यमयी ढंग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लापता हो जाते हैं 18 अगस्त को। और इसके बाद देखें तो उससे 3 दिन पूर्व, इनका लापता होने से पूर्व 15 अगस्त 1945 को जो है जापान जो आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945 को कर देता है, उसके 3 दिन बाद जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहस्यमयी ढंग से गायब होने की खबर उनकी आती है। तो यह आम चुनाव 1945, यानी ये आम चुनाव 1945 की पृष्ठभूमि में देखें तो 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त हो गया। इससे 1 माह पूर्व ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। यानी 1 माह पूर्व का मतलब जो है जुलाई 1945 में जो है आम चुनाव कराए गए थे ब्रिटेन में, जिसमें विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई थी। यानी उस दौरान देखें जो विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था चर्चिल था, उसकी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और क्लेमेंट एटली के अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी पर्याप्त बहुमत के साथ सत्ता में आ गई थी। यानी जो है विश्व युद्ध के बाद जो है जो चुनाव कराए गए थे ब्रिटेन में, उसमें देखें तो लेबर पार्टी की क्लेमेंस एटली जो है वह प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी को बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। नई श्रमिक सरकार ने, यानी लेबर पार्टी यानी नई श्रमिक सरकार ने सर पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया था। भारत सचिव किसको बनाया था? सर पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया था। इटली द्वारा
यानी इटली सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था, जो 1936 ईस्वी में नहीं हुए थे। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में भी कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत लीं। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी अब के उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, जिसमें 19 मुस्लिम सीटें भी सम्मिलित हैं, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 17 सीटें मिली। पंजाब में कांग्रेस अकालियों और यूनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत प्राप्त हो गया था। नोट्स के माध्यम से आम चुनाव 1945 को समझते हैं तो इसमें देखें, पंजाब में यूनियनवादी कांग्रेस और अकाली गठबंधन ने ख्रिज हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाए थे। यानी पंजाब में यूनियनवादी कांग्रेस एवं अकाली गठबंधन बना था, जिसमें ख्रिज हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। मुस्लिम लीग ने 30 सीटें जीती। प्रांतीय चुनाव में बंगाल, सिंध में बहुमत मिला था। यानी 1945 के आम चुनाव देखें तो प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग 30 सीटें जीती थी, जिसमें उससे बंगाल और सिंध में बहुमत मिला था। कांग्रेस को केंद्रीय असेंबली की 102 में से 57 सीटें मिली थी। यानी कांग्रेस को केंद्रीय असेंबली में 102 में से 57 सीटें मिली थी, यानी 50% से ज़्यादा मिली थी। लेबर पार्टी यानी क्लेमेंस इटली की सरकार बनाने के बाद दिसंबर 1945 में ये चुनाव हुए थे। यानी कंजर्वेटिव पार्टी का जो चर्चिल था वो हार गया था और इसमें लेबर पार्टी यानी श्रमिक पार्टी की सरकार बनी थी, जिसका प्रधानमंत्री जो है वह क्लेमेंट इटली बना था। इसमें देखें तो कांग्रेस ने बंगाल, सिंध, पंजाब को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रांतों में बहुमत प्राप्त कर लिया था। पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। इसमें ध्यान दें तो प्रांतीय चुनावों में जहां कुल आबादी के 10%, वहीं केंद्रीय असेंबली में मात्र 1% ने मतदान किया था। यानी प्रांतीय चुनाव में जहां कुल आबादी के 10% लोगों ने मतदान किया था, वोटिंग किया था, वहीं केंद्रीय असेंबली में मात्र 1% ने मतदान किया था। अब इसमें चुनाव परिणाम को यानी आम चुनाव 1945 को जो है पार्टी वाइज थोड़ा सा और विस्तार कर देते हैं। तो कांग्रेस के प्रदर्शन को देखें। इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा आम चुनाव 1945 में, तो इससे 91% गैर मुस्लिम मन प्राप्त हुए। यानी कांग्रेस को 91% जो है गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए इसमें। इसके बाद देखें केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी सेंट्रल असेंबली की 102 में से 57 सीटों पर कब्जा कांग्रेस ने किया था। इसको हमने देख लिया था, यहाँ पर है। प्रांतीय चुनाव में इसने बंगाल, ध्यान देना है कि प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस जो मिला था उसमें प्रांतीय चुनाव में इसने बंगाल, सिंध एवं पंजाब को छोड़कर, यानी बंगाल, सिंध एवं पंजाब को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला था। यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला, जहां की मुस्लिम लीग यह दावा कर रही थी कि ये पाकिस्तान के हिस्से हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग का प्रदर्शन देखें तो इसमें 86.6% मुस्लिम वोट मिले। यानी से 86.6% जो है मुस्लिम वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए थे। केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसने 30%, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसने 30 आरक्षित स्थानों पर कब्जा किया था। प्रांतीय चुनाव में इसने बंगाल और सिंध में बहुमत प्राप्त किया था। यानी बंगाल और सिंध में जो है इसने बहुमत प्राप्त किया था प्रांतीय चुनाव में। 1937 के चुनाव के विपरीत इस बार मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुख्य पार्टी बन गई थी। पंजाब में यूनियनवादी कांग्रेस ने अकाली गठबंधन में ख्रिज हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। इसमें देखें चुनाव के महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे, तो इन चुनाव में पूर्ववर्ती विद्रोहों में परिलक्षित होने वाले सशक्त ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के स्थान पर सांप्रदायिक मत विभाजन का मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहा, जिसके कारण देखें तो पृथक निर्वाचन पद्धति इसमें अपनाई गई थी। पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। साथ ही इसमें देखें तो सीमित मताधिकार इसमें उपयोग किया गया था। प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या के केवल 10% हिस्से में ही मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनाव में कुल जनसंख्या केवल 1% भाग को ही मताधिकार के योग्य माना गया था। इसके बाद के घटनाक्रम को इसमें शामिल करते हैं तो 1945-46 में विद्रोह की प्रमुख घटनाओं को इसमें शामिल कर लेते हैं, जिसमें शाही नौसेना का विद्रोह जो 18 फरवरी 1946 ईस्वी में होता है। 18 फरवरी 1946 ईस्वी से लेकर 13 फरवरी 1946 ईस्वी तक जो है यानी 5 दिन चलता है शाही नौसेना का विद्रोह। तो 1945-46 में विद्रोह की प्रमुख घटनाओं को इसमें शामिल करते हैं। तो इसमें कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे को लेकर इसमें घटना होती है।
कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर तो इन आंदोलनों का समर्थन नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया था। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि फरवरी 1946 में मुंबई में HMIS तलवार के रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों द्वारा जिन्ना एवं पटेल के आग्रह के बाद नाविकों ने समर्पण कर दिया था। यानी इसी को हम शाही नौसेना का विरोध देख रहे हैं, जो 18 फरवरी 1946 से 23 फरवरी 1946 तक चला था। तो इसकी यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखें, रॉयल इंडियन नेवी यानी रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS यानी HMIS यही है, यानी ये बम्बई में, जब बम्बई में HMIS तलवार यानी ये तलवार नाम इसका है कि 1100 नाविकों यानी 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद की हड़ताल कर दी। यानी किसके लिए किया? नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। उनकी ये मांग थी कि नाविक BC दत्त को, यानी उनकी मांगों में शामिल था कि नाविक BC दत्त को जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, रिहा किया जाए। यानी किसको रिहा किया जाए? नाविक BC दत्त को रिहा किया जाए। सो क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि जहाज की दीवारों पर उसने भारत छोड़ो लिखा था। अगले दिन कैंसिल और पोर्ट बैरक के नाविक भी इस हड़ताल में शामिल हो गए। बंबई में इस विद्रोह के समर्थन में जनता ने व्यापक पैमाने पर विरोध किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। अंबाला और जबलपुर के सैनिकों ने सहानुभूति के रूप में हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। बंबई में सेना ने नाविकों तथा उसके सहयोगों को शांत करा दिया। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इस विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी को बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। उनके प्रदर्शनों में 3 झंडे एक साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा था। इस देशव्यापी विस्फोटक स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्ताक्षर किया। पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 से उसके विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। विद्रोहियों में औड़ा आशफ अली जैसे समाजवादियों की सहानुभूति थी। गांधी जी ने हिंसा की निंदा की, कांग्रेस ने विद्रोह की निंदा की थी। आगे इसमें देखते हैं तो इन विद्रोहों में पूरे शहर के लोग आंदोलनकारियों के समर्थन में आ गए, जिसमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उठी। यानी ये हम देख रहे हैं 1945-46 के विद्रोहों की प्रमुख घटनाओं में, जिसमें मुख्य रूप से कलकत्ता में आजाद हिंद फौज मुकदमे को लेकर था। इसमें हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था। यानी ऊपर एक घटना दी जा चुकी है आजाद हिंद फौज पर, इसको हम चर्चा यहाँ किए थे। यानी कैबिनेट मिशन है आजाद हिंद फौज को यहाँ देख सकते हैं। यानी यहाँ पर था फौज के सिफारिशों पर लाल किले में मुकदमा चला, जिन्हें बचाने तो कांग्रेस में आजाद हिंद समिति बनाई थी, जिसके वकील भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एवं जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने क्या गठन किया था? आजाद हिंद समिति बनाई थी। लाल किले में मुकदमा चला था, जिसका सपोर्ट देखें तो वो शाही नौसेना विद्रोहियों ने भी किया था। इस पर देखें तो आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों ने अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 की घटना है, मुकदमा चला। इन मुकदमे के मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी थे। इसमें कौन अभियुक्त थे? 3 अधिकारी। मेजर शाहनवाज खां थे, कर्नल प्रेम सहगल थे और कर्नल गुरु दयाल सिंह ढिल्लो थे। पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इनके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। हमने इसको देख लिया। इसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, यानी इसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व भूलाभाई देसाई कर रहे थे। इनके नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू जी थे, औड़ा आसफ अली जी थे और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। फौजी अदालत द्वारा इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषज्ञता का प्रयोग कर इनके मृत्युदंड को सजा को माफ कर दिया था। इसके बाद घटनाक्रम में जो सीआर दास फार्मूला 10 जुलाई 1944 इत्यादि आते हैं, बल्कि यह उससे बाद की घटना है, उससे पूर्व में सीआर दास फार्मूला आता है। इस घटनाक्रम को हमने क्रमबद्ध किया था। इसमें हमने देखा 1945-46 में विद्रोह के प्रमुख घटनाओं को हमने शामिल किया, जिसमें जो आजाद हिंद फौज के लाल मुकदमे को हमने देखा। इसके बाद जो है HMIS तलवार यानी रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह को हमने विस्तार समझ लिया था। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो आगे इसमें अगला जो घटनाक्रम है कैबिनेट मिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। कैबिनेट मिशन देखें तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली इसका आगमन होता है। कैबिनेट मिशन को थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड करते हुए थोड़ा इसका विस्तार कर लेते हैं। तो ब्रिटेन में 26 जुलाई
यानी ब्रिटिश में 26 जुलाई 1945 ईस्वी को क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी कंजर्वेटिव पार्टी के जो चर्चिल से। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद, यानी नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद, नौसेना विद्रोह कब होता है? 18 फरवरी 1946 को होता है। तो नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद यानी 19 फरवरी 1946 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने, यानी भारत सचिव कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। तो इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे, यानी इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस था, व्यापार बोर्ड के, यानी इसमें भारत सचिव पैथिक लॉरेंस था, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 16 मई 1946 को थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्टैनफोर्ड, यानी इसमें देख सकते हैं 24 मार्च 1946 को दिल्ली आगमन इसका हुआ। इटली ने फरवरी 1946 में इसकी घोषणा की थी। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग, यानी इसमें ध्यान देना है कि 6 जून 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग तथा 24 जून 1946 को कांग्रेस ने मिशन के दीर्घावधि प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हेतु उपायों संभावनाओं की तलाश करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन का। इसमें देखें तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापकों में चुनाव संपन्न कराए गए थे। यानी जुलाई 1946 में संविधान सभा गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापकों में चुनाव संपन्न कराए गए थे। इसके सदस्य में देखें यहाँ पर दिया गया है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था, इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। और इसमें देखें तो यह है कि लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रभावित क्षेत्र कौन थे? कलकत्ता, सिलहट, नोआखाली, बिहार, त्रिपुरा, गढ़मुक्तेश्वर, इससे प्रभावित क्षेत्र प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को, जो कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान हेतु सीधी कार्रवाई का आह्वान किया था। यानी मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान हेतु सीधी कार्रवाई का आह्वान किया था। कब? 29 जुलाई 1946 को। इसमें कैबिनेट मिशन की मुख्य बातों को शामिल करें तो इसमें देखें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण जो रक्षा, संचार, विदेशी मामलों को देखेगा। शेष विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई। पूर्वी पाकिस्तान गठन की मांग अस्वीकार कर दी गई। यानी पूर्वी पाकिस्तान के गठन की मांग को जो कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। प्रांतों को 3 समूहों को में बांटा गया। संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा करने की बातें इसमें मुख्य बातों में शामिल की गई थी। यानी इसमें ध्यान दें कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यानी किसी भी रूप में जो है पाकिस्तान की मांग की, जो मुस्लिम लीग की मांग थी, उसने कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। तो ये प्रमुख सिफारिशों में हमने देखा था कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश, भारतीय और देशी राज्य सम्मिलित हों, जो विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा एवं सूचनाओं का नियंत्रण और उससे उपयुक्त विषयों के लिए आवश्यक वित्त संग्रह करने की शक्ति जिसको मिली हो। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं शिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। ऐसा हमने इस नोट के माध्यम से देख लिया, इसको ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें देखिए संविधान सभा गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया था। यानी इसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया था संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने, क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा गठन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए जो समानतः 10 लाख की जनसंख्या पर हो। प्रांतीय स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में वहां के प्रमुख सदस्यों की मध्य उसकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होना चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें जो है भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 93 होगी। कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव पेश किया कि संविधान सभा में कुल 292 सदस्य होंगे। ब्रिटिश भारतीय सदस्य 3 भागों में विभक्त होंगे। भाग क में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत यानी अब का उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा होगा। भाग ख में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध, और भाग ग में बंगाल और असम होंगे। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली में एकत्र होंगे और संविधान सभा का गठन करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट यह बन जाता है, इसको देखें यहाँ पर यह है कि 6 जून 1946 यानी 6 जून 1946 को देखें, 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन
योजना मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन 29 जुलाई को उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। यानी 29 जुलाई 1946 को जो अपनी स्वीकृति क्या कर ली, वापस ले ली। अब 6 जून 1946 को उसने स्वीकार कर लिया था। वापस लेने के बाद पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई दिवस का सहारा के लिए मुसलमानों का आह्वान किया था, यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। जबकि 16 अगस्त को जो उसने है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। इसमें सीधी कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946, इसका थोड़ा विस्तार कर लें तो देखें, चूंकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली थी और लीग ने अस्वीकार कर दी थी, इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 ईस्वी को निमंत्रण भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने तो हमने देखा है मनाया, लेकिन इसी दिन से होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। दंगों का आरंभ 16 से 17 अगस्त को कलकत्ता में हुआ, जो 1 सितंबर को मुंबई को प्रभावित करते हुए पूर्वी बंगाल के नोआखली 10 अक्टूबर 1946, बिहार 25 अक्टूबर 1946, संयुक्त प्रांत के गढ़ मुक्तेश्वर नवंबर तक फैल गया और मार्च 1947 ईस्वी में उन्होंने सारे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया था।